अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेज 43 से हम स्टार्ट करेंगे व्यूअर्स। इसके अंदर इस तरह से कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है हमने एफएससी में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले क्या होता है कि आपके पास हमारे पास एमआरएनए होता है, ठीक है। ये एमआरएनए जिसने दिखाया हुआ है कि एमआरएनए में होता है। एमआरएनए के साथ हमारे पास 2 सब यूनिट्स बाइंड होने हैं जो है राइबोसोम्स के। एक स्मॉलर सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है। और जो तीसरी चीज़ है ना, इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स, इनिशिएटर आरएनए जो है वो आने हैं। ये जब 4-5 चीज़ें इकट्ठी होंगी तो उसके बाद से ही जो है वो इनिशिएशन राइबोसोम की जो ट्रांसलेशन है वो शुरू होगी, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होगा। इसमें पहले क्या होता है कि जो है ना यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि जो एमआरएनए आ रहा है, एमआरएनए के ऊपर जो 5 प्राइम कैप लगी हुई है ना, उसको रेकग्नाइज करेगा ये EIF, ठीक है। जब ये EIF एम 5 प्राइम कैप को रिकग्नाइज करेगा तो उसके साथ बाद ये 40S जो रब सब यूनिट है उसको ढूंढ के लाएगा, ठीक है। उसको और इन्हें साथ जोड़ेगा। फिर जो TRNA है ना, वो वाला TRNA जिसके शुरू में AUG एंटी कोडोन होगा, ठीक है। AUG एंटी कोडोन जो है वो कोड करता है मिथायोनिन के लिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोटीन बनती है उसका पहला mRNA जो होता है वो हमेशा मिथायोनिन होता है, ठीक है। तो यानी AUG, उसका और उलट है UAC, ठीक है। ये सब ये मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, तो ये आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आपने वॉबल सीक्वेंस में पढ़ा था कि जो है ना कोडोन दो डिफरेंट हो सकते हैं, और वो डिफरेंट कोडोन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि मिथायोनिन के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। विद दैट आउट ऑफ द वे, अगली चीज़ ये होगी EIF आ गया, 5 प्राइम आ गया, 40 सब यूनिट आ गया, और साथ TRNA आ गया। जब ये चार चीज़ें मिल जाएंगी तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तस्वीर में नहीं दिखाया हुआ इसलिए तस्वीर पे मैं फोकस नहीं कर रहा। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जाके ढूंढेगा 60S जो है सब यूनिट है उसको ढूंढेगा। जब 60S सब यूनिट आके जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि mRNA तो ऑलरेडी 5 प्राइम के से मिला हुआ, उसको थोड़ा सा स्लाइड करना है तो mRNA शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो mRNA 60S सब यूनिट जैसे ही मिलेगा, जो EIF है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और जो है इनिशिएशन का फेज खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे आ जाएंगे हम यहाँ पे दिखाया नहीं, mRNA आ गया, TRNA आ गया, स्मॉल 43S वाला जो है वो सब यूनिट आ गया, सॉरी 40S वाला सब यूनिट आ गया। जब ये आके मिल गए, कॉम्प्लेक्स बन गया, 60S सब यूनिट जैसे आके मिलेगा, EIF जो है छोड़ के चल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इलॉन्गेशन के अंदर मैंने बताया हुआ है कि जो मिथायोनिन है वो 3 पोजीशंस होती हैं। जो राइबोसोम का जो ये प्रोटीन सिंथेसिस वाला होता है प्रोसेस, उसके अंदर ना 3 पोजीशन होते हैं जहाँ पे आके TRNA लग सकते हैं। एक होती है A पोजीशन, एक होती है P पोजीशन, और एक होती है A साइट होती है, P साइट होती है, और E साइट होती है, ठीक है। जो मिथायोनिन है, सिर्फ ये जो पहला है हमारे, ये सिर्फ आके PA साइट के ऊपर आके बैठता है या बाइंड करता है। अगला जो भी अमाइनो एसिड आएगा वो एक साइड के ऊपर आएगा, ठीक है। अ, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि यूकेरियोट्स के जो होते हैं जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स का बड़ा साइज़ छोटा होता है। ये 40S जो है ना एग्जैक्ट साइज़ नहीं होता है, ये जो है क्या कहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो है ना उसके साइज़ का यूनिट है। इस वजह से ये 40 और 60 को आप ऐड करते हो तो बनता है 100 है, लेकिन ये 80S होता है क्योंकि वो फिट होते हैं, तो एग्जैक्ट 40S साइज़ नहीं आता, ठीक है, उसमें ज़रा डिफरेंस आता है। इसी तरह ये 30S 50S को जब आप ऐड करते हो तो 70S बनता है, एग्जैक्ट 80 नहीं बनता, ठीक है। ये आ गया। अब सिंथेसिस अगर फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी प्रोटीन होगी उसका एन टर्मिनस है वहाँ से शुरू होगी और सी टर्मिनस की तरफ प्रोसीड करती जाएगी। ATP TRNA एक्टिवेशन जो है यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, ये चीज़ ये बता रहे हैं कि जो भी mRNA होता है, सॉरी TRNA जो होता है, TRNA के ऊपर जो ये अमाइनो एसिड लगता है ना, ये जो अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए आती है ना, वो ATP से आती है, ठीक है। जो GTP से जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, TNA ग्रिपिंग और ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन को हम पढ़ेंगे। इसमें मैं एक बात बता दूँ, जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो आपकी बुक पे भी हाईलाइटेड होनी चाहिए और वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। जो मैंने बॉक्स के अंदर की बताई हुई है ना, ये समझ लें कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या तो आए हैं या आने हैं, या जो भी है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन वाली बातें जो है हाईलाइट की हैं वो बातें आपको बस याद होनी चाहिए, किसी और जगह पर डिस्कस, जो पिंक हाईलाइट की हुई है वो किसी और टॉपिक में डिस्कस किया, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इस तरह से बात है। अब ये आगे दोबारा से अमाइनो एसिड TRNA, अमाइनो एसिड TRNA इस चीज़ को शो कर रहा है कि ऐसा TRNA जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लोड हुआ हुआ है, तो वो जो है ना, ये कौन सा सबसे पहले आएगा, बाइंड टू A साइट एक्सेप्ट फॉर द इनिशिएटर मिथायोनिन। मैंने अभी बात जिस तरह बताई कि सारे जो है वो आके A पे लगेंगे, एक्सेप्ट जो है मिथायोनिन के वो आके P पे लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, इसको इलोंगेशन फैक्टर और जीटीपी जो है ना, इलोंगेशन फैक्टर ये बड़ा राइबोसोमल जो यूनिट है, या जो बड़े राइबोसोमल यूनिट और छोटे राइबोसोमल यूनिट के साथ जो मिलके कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, उसकी बात करें, उसके अंदर ही इनिशिएशन फैक्टर होगा, अलहदा से नहीं आएगा। इलोंगेशन फैक्टर सॉरी अलहदा से नहीं आएगा, ठीक है।
ये याद रखना कि एलोंगेशन फैक्टर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। अब जब ये अगला अमीनो एसिड आके यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो उसने क्या करना है कि ये वाला जो अमीनो एसिड मिथायोनीन पे था, ये यहाँ से ट्रांसफर होके उस अमीनो एसिड के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो है एंजाइम है आर एन ए जो है राइबोजाइम जो है वो इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है। इस तरह क्या होगा, अब ये जो अमीनो एसिड है ये स्लाइड हो जाएंगे आगे, जिस तरह कि दिखाया हुआ स्लाइड हो गया आगे, अगला अमीनो एसिड यहाँ पे आके लगेगा, फिर इसके दो जो उनसे हैं वो ये दो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो पीछे वाला अमीनो एसिड है ई साइड से एग्जिट कर जाएगा। ई साइड से एग्जिट कर जाएगा तो जो अगला अमीनो एसिड आएगा वो यहाँ पे दोबारा लगेगा, इस तरह ये चेन लंबी होती जाएगी। टर्मिनस का होगा जब यू जी ए आ जाएगा, ठीक है, जब यू जी ए आ जाएगा ये स्टॉप कोडोन है, वन ऑफ द तीन स्टॉप कोडोन होते हैं, उसमें से एक है यू जी ए, यू आर गॉन, यू आर अवे, ठीक है, यू गो अवे। ये तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे आके रिलीज फैक्टर जो है ना वो इसको रिकग्नाइज करके, खैर मैं पहले एलोंगेशन की बात पूरी कर दूँ, जो मैंने बताया ये इस तरह से जब ये स्लाइडिंग होती है इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ट्रांसलोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पूछ रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। अब क्वेश्चन इलोंगेशन फैक्टर का किस तरह क्यों आता है या क्या आ जाता है, वो उससे आपको डिप्थीरिया का सिनेरियो देते हैं, सूडोमोनास का जो है वो आपको सिनेरियो दे दें, और उनके टॉक्सिन की बात करें, इसके टॉक्सिन की बात करके वो आपसे पूछे कि बेसिकली जो है एमआरएनए का जो प्रोटीन सिंथेसिस का कौन सा प्रोसेस है जो स्टॉप हो जाता है, तो आप कहेंगे जी ट्रांसलोकेशन रुक जाएगी, वो ऑप्शन में ट्रांसलोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन जो प्रोसेस है वो किस जो है वो ये जो है न्यूक्लियोटाइड से एनर्जी लेता है, तो आप कहेंगे जी जीटीपी से। ठीक है, ये जीटीपी वाला क्वेश्चन लेस लाइकली, लेकिन मतलब मेरा कहने का मकसद देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आके वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद आगे टर्मिनेशन का सीधी सी बात है, यहाँ पे जब ये स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो जो आर एफ फैक्टर्स होंगे वो इसको रिकग्नाइज करेंगे और इस चेन को यहाँ से तोड़ के ख़त्म कर देंगे, चेन पूरी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यानी कि अलहदा करके इसको रिलीज़ कर देंगे। शाइनडेल कार्नो सीक्वेंस में क्या होता है, ये तो मैंने जो सारा प्रोसेस बताया ये होता है प्रोकैरियोट्स में, सॉरी यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, जो एडवांस सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया जैसे, उसके अंदर क्या होता है, एमआरएनए सिंपल सा होता है, साइटोप्लाज्म में आता है, 16S राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो आता है एमआरएनए को, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ये एमआरएनए पड़ा हुआ है, 16S राइबोसोमल यूनिट आएगा, और जब ये आएगा तो उसके बाद क्या करेगा, इसको एमआरएनए को थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड करके इस तरह से करेगा कि जो पहले 3 कोडोन है वो अलाइन हो जाए। जब वो अलाइन हो जाएंगे तो जो है ना दूसरा जो बड़ा यूनिट है वो आएगा और इसके ऊपर लगेगी, और ये जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इसके अंदर ये है कि जो बैक्टीरिया का 50S या 50S जो सब यूनिट होता है, या तो ये टारगेट हो सकता है एंटीबॉडीज़ का, सॉरी एंटीबायोटिक्स का, या फिर 30S, दोनों जो है टारगेट हो सकते हैं। 50S वाला मैक्रोलाइड्स का टारगेट होता है, और जहाँ तक मुझे याद है जो टेट्रासाइक्लिन है उसमें 30S होता है। आप भी कंफर्म कर लीजिए अगर मेरी इन्फॉर्मेशन बीच में रॉन्ग हो, लेकिन इतने इस तरह से थोड़ा मुझे याद है। ठीक है, तो वो आपको ये क्वेश्चन आता होता है, ये आपने इस तरह से थोड़ा याद रखना है। खैर, इलोंगेशन फैक्टर वाली मैंने बात की थी, वो तो इस टॉपिक के हवाले से ज़रूर याद रखना है कि वो क्वेश्चन आता है। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिमिंग का प्रोसेस है। ट्रिमिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जब प्रोटीन बन जाती है ना, समझ लें कि ये प्रोटीन बन गई है, ठीक है, अभी जो है इसको प्रोटीन कह लें, पॉलीपेप्टाइड कह दें, कुछ भी कह दें, इसके आगे कुछ मॉलिक्यूल्स लगेंगे और इसके इस साइड पे कुछ मॉलिक्यूल्स लगेंगे। एन टर्मिनल आ जाएगा, या एक एन टर्मिनल है और एक सी टर्मिनल है। हमने पढ़ा है कि एन टर्मिनल से शुरू होके सी टर्मिनस की तरफ शुरू होती है, तो ये वाला जो है ये एन टर्मिनस है, और ये वाला जो हो गया ये सी टर्मिनस है। तो इसके अंदर क्या है कि जब आप सी टर्मिनस से या एन टर्मिनस से जो प्रोपेप्टाइड्स हैं ना उनको आप हटाएंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिमिंग। ठीक है, तो ये जो एंजाइम से बनने से, इस ट्रिमिंग से पहले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं जाइमोजन, और जब उसके बाद ट्रिमिंग के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं मेच्योर प्रोटीन या एंजाइम, जो भी इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिनोजेन है, और ट्रिप्सिनोजेन के अंदर जब आप टर्मिनस हटा देंगे तो ट्रिप्सिन बन जाएगा। शार्पन प्रोटीन का जैसे मैंने इसको बॉक्स लगाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये या तो आएगा आपको क्यू बैग में ज़रूर मिलेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए, या आपको एग्जाम में भी आ सकता है। शार्पन प्रोटीन क्या होती है, जब प्रोटीन इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड जब बन रहा होता है तो इसके ऊपर इसको कहते हैं, या तो आप इसको फोल्डिंग करते हैं। ठीक है, जब ये फोल्डिंग होती है ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फोल्डिंग होती है। अब ये फोल्डिंग अगर इस तरह की हुई हुई है तो इसके अंदर आपसे मैंने जैसे ये फोल्डिंग है ना, इसके अंदर यहाँ पे एंजाइम इस शेप का आके फिट हो सकता है। अगर ये फोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी तो एंजाइम फिट नहीं होगा और प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करेगा। तो ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है इसको
इनिशियली फोल्ड करवाने में और फोल्डिंग होने के बाद उस फोल्डिंग को मेंटेन करने के लिए शैपरोन प्रोटीन का रोल होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जिस तरह इन्होंने मिसाल दी हुई है कि यीस्ट की, यीस्ट के अंदर जो हाई शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन है, अब क्या होगा कि नॉर्मली वो शैपरोन प्रोटीन होगी, बट लेट्स से कि एक सेल के अंदर 50 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया यीस्ट को, तो इसके अंदर जो हीट शॉक प्रोटीन है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इनका रोल ज़्यादा हो गया, अब इनका बचाने का काम ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो उनसे हीट शॉक प्रोटीन, शैपरोन प्रोटीन का रोल यहाँ पे समझ आता है। तो ये आता है कि एक्सप्रेशन में इंक्रीज विद हाई। अब अगर आपने क्या किया, अब आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या आप पीएच को कम कर रहे हैं, या आप हाइपॉक्सिया कर रहे हैं, तो जो चांस है कि प्रोटीन की जो डीनेचुरेशन है, उसकी जो फोल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो, वो ज़्यादा हो गया। तो जब वो ज़्यादा होने के चांसेस हो गए हैं, तो आपको उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो प्रोटेक्शन ज़्यादा देने के लिए आपको जो है ये शैपरोन प्रोटीन की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बनेगी। तो इसको ये है कि टू प्रिवेंट प्रोटीन डीनेचुरेशन। अब इसमें जो है ना, क्वेश्चन ये है कि आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जो CFTR है, इन इन जो होती है, जो है CF के अंदर होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, तो जो CFTR की जो म्यूटेशन है, वो जो उनसे है ना, इसके अंदर क्या होता है कि तो ये जो CFTR है, इसको जो म्यूटेशन है, इसके ये भी जो इसके अंदर भी जो है वो मिस फोल्डिंग होती है। हमने पीछे एक म्यूटेशन पढ़ी, लेकिन CF के अंदर भी मिस फोल्डिंग होती है। तो वो जो मिस फोल्डिंग के लिए ना, आपके पास एक जगह मैंने इसमें शायद फर्स्ट स्टेट में लिखा हुआ है कि आप जो है CF की जो मिस फोल्डिंग है उसको, जो CFTR प्रोटीन है उसकी जो मिस फोल्डिंग है उसको, आप जो है ना वो बचाने के लिए शैपरोन प्रोटीन की एज अ ड्रग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा पॉइंट है, किसी जगह पे क्वेश्चन में जिक्र हुआ हुआ है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन आई होप यू, आपको आइडिया होगा कि मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया था वो समझ आ गई होगी। सेल साइकिल फेज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है इसको इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि जो सेल साइकिल है ना, इसके फेजेस की बात है, ठीक है, इसको ना फिर अगली वीडियो में करते हैं, ताकि अलग ज़्यादा कन्फ्यूजन